हेलो, नमस्कार। आज से 2 दिन बाद यानी 21 जून, जिसे हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारी जो ये आज की चर्चा और अगली 2 चर्चाएं जो होंगी वो योग के ऊपर ही निर्भर होंगी। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सर और सुधांशु सर। योग और आसन, ये 2 शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये योग और आसन दो अलग चीजें हैं, या फिर ये एक ही शब्द है, एक ही है? इन्हें हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, योग और आसन अगर हम बोलते हैं अलग अलग करके, जी। तो वास्तव में आसन योग का एक पार्ट हो जाता है। पतंजल योग सूत्र जो लिखा हुआ है पतंजलि के द्वारा, उसमेंष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों की चर्चा की गई है, और उसमें से एक अंग है आसन। तो 8 हिस्से जो हैं, 8 अंग जो हैं, उनके नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें एक स्टेप हम बोल सकते हैं आसन है। और आसन की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आसन योग का सिनोनिम्स हो गया। लोग बोलते हैं कि हम योग करते हैं, जी। जबकि वो सिर्फ आसन या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जी। तो आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। योग तो हो गया, 8 को जो मिला के हम बोलेंगे तो होगा योग को कंप्लीट। जी। और बहुत मजेदार बात, क्या दिलचस्प बातें किए है कि ये जो 8 अंग हैं, इसमें से शरीर से जुड़ा हुआ सिर्फ आसन और प्राणायाम है, और बाकी सारे हमारे माइंड या मन से जुड़ा हुआ है। योग शारीरिक कम और मानसिक अभ्यास ज्यादा है। तो हम लोग जानते भी हैं कि प्रत्येक शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जी, बिल्कुल। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। साउंड बॉडी। जी। तो तो बॉडी को स्वस्थ रखने का पर्पस होता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और उसी के लिए 2 अभ्यास है, आसन और प्राणायाम, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। जबकि उसका उद्देश्य क्या होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, जो अंतिम स्टेप तक हमको जाना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए आसन और प्राणायाम का अभ्यास हम लोग करते हैं। जी। अच्छा, ये जो हम अपने से दौड़ना, खेलना और चलना, क्या ये भी आसन के भाग बनते हैं? नहीं, ये आसन का भाग नहीं हुआ, ये फिजिकल एक्सरसाइज हो गया है। अच्छा। ये आसन का भाग नहीं हुआ, क्योंकि आसन तभी होगा जब उसमें कुछ खास नियमों का पालन किया जाए। हम्म। बड़ा आश्चर्य लगता है कि आसन के नाम पे कुछ ऐसे ऐसे काम दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पोस्चर दिखाए जाते हैं जी। जो कि जिम्नास्ट लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल वही वही, बिल्कुल। तो आसन जो मतलब आसन का जो एक्चुअली देखिए, योग का 4 भाग स्वामी विवेकानंद ने बताया है। 4 में मुख्य तरह के योग होते हैं। पहला है हठ योग, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये 4 मुख्य ज्ञान। तरह के हाँ, उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारा भक्ति योग है, तंत्र योग है, लय योग है। इसके अलावा भी बहुत सारे हम्म। योग हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने बताए हैं। हठ योग, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। तो हठ योग के अंदर में आसन और प्राणायाम आता है। और हठ योग है एक्चुअली शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हठ योग की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा। लेकिन शरीर को आगे के अभ्यास के लिए, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचने के लिए स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसके लिए हठ योग का अभ्यास किया जाता है। तो हठ योग में आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा, जिसमें आसन और प्राणायाम सबसे ज्यादा ये है। राजयोग में आता है धारणा, ध्यान और समाधि। सर, ये राजयोग राजयोग पे के
राजयोग पे जाने से पहले हठ योग के लिए मेरा एक प्रश्न है कि हठ योग को अक्सर लोग ये मान लेते हैं अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करना, कि हम ऐसे नहीं, करेंगे तो हमें आदत पड़ेगी, हमें ऐसे ही करना है, मतलब एक तरह से कहिए कि वो शरीर को प्रताड़ना देना जैसा करते हैं। तो क्या ये सही है नहीं, तरीका? आप ठीक और मैं यहाँ पे एक और चीज, हाँ, एक बात ऐड करना चाहता हूँ और, कि जैसे हठ योग में नॉर्मली योग की जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है कि सुबह ही योग करना चाहिए, और ऐसे में फिर वहां पे हठ योग का सीक्वेंस बनता है कि जब तक सुबह नहीं होगी हम योग नहीं करेंगे। तो क्या ये सब चीजें कैसे आपस में मिक्स, कि योग कभी भी किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ? तो देखिए, हठ योग का 2 अर्थ बताया गया है। जी। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में कुछ बातें सूत्र के रूप में, जैसे पतंजल योग सूत्र बोलते हैं, सूत्र के रूप में लिखा हुआ सूत्र के है। रूप में लिखा हुआ है। और सूत्र के रूप में जितनी भी बातें लिखी जाती है ना, तो उसको टीकाकार अपने हिसाब से व्याख्या कर देते हैं, तो एक ही व्याख्या कर सूत्र देते का हैं अलग अलग व्याख्या मिल अलग जाती अलग। है। बिल्कुल हम्म। तो, बिल्कुल। तो उसमें कोई एक रूपता नहीं मिलती है, कभी कभी तो इतनी ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं कि क्या कहा जाए। लेकिन हठ योग का 2 अर्थ बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ, ह और ठ 2 चीजों से मिलकर बना है। ह का मतलब होता है सूर्य, और ठ का मतलब होता है चंद्रमा। तो सूर्य ये ऊर्जा का, एक्शन का, शक्ति का, प्रकाश का सूचक होता है सूर्य, ताप, ऊर्जा। और चंद्रमा शीतलता, है ना, उसका प्रतिरूप है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन क्यों पैदा करने की जरूरत पड़ती है? तो अगर हम सूर्य के गुण से ज्यादा प्रभावित होंगे तो हम एक्शन बहुत ज्यादा करेंगे, काम बहुत हम्म। करेंगे, हमेशा सक्रिय रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारे काम के पीछे कोई प्लानिंग नहीं भी हो। जी। हाँ। और चंद्रमा के गुण से अगर हम प्रभावित होंगे तो हम काल्पनिक दुनिया में रहेंगे, काल्पनिक दुनिया में रहेंगे। अगर चंद्रमा के गुण जी। से प्रभावित रहेंगे तो खाली सोचते रहेंगे। तो जो चंद्रमा के गुण से प्रभावित होते हैं, जनरली ऐसे लोग या तो साहित्यकार बनते हैं, कवि बनते हैं, या कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें फिजिकल क्रिएटिव। एक्टिविटी की जरूरत कम पड़ती है। जी। और वैसे जो क्रिएटिव लोग। सूर्य के गुण से प्रभावित होते हैं वो फिजिकल एक्शन में ज्यादा रहते हैं। तो जी। दोनों के बीच में संतुलन करने के लिए हठ योग का अभ्यास किया जाता है, कि हमारे अंदर दोनों ही के गुण रहे, सक्रियता भी रहे, ऊर्जा भी रहे, साथ ही साथ एक निश्चित प्लानिंग भी हो। तो चंद्रमा के गुण और सूर्य के गुण के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए, इसके लिए हठ योग का अभ्यास किया जाता है। एक तो ये अर्थ बताया गया हठ योग का। दूसरा है, हठ का मतलब जिद। हाँ। जी। जिद करके किसी चीज को करना। जी। और जिद करके करना मतलब हम अपने शरीर को इतना लचीला बना देंगे कि वो एक खास तरह के पोस्चर में हम बहुत देर तक बैठे रह सके। क्योंकि जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख के बहुत देर तक हम जिसमें बैठे रहे, स्थिरता पूर्वक सुख से बैठने रहने का नाम ही आसन है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने पतंजलि योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा है, एक मिनट, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर भाव से सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। तो ये स्थिर और सुख पूर्वक हम क्यों बैठे? ताकि जब हम ध्यान का अभ्यास करें तो हम एक पोस्चर में बहुत लंबे समय तक बैठ सके, उसके लिए शरीर को तैयार करना। और हठ योग का पर्पस ही है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ताकि हम मेंटल अभ्यास के लिए, जो मानसिक अभ्यास के लिए हम आगे बढ़ सकें। और मानसिक अभ्यास के अंतर्गत आता है राजयोग, और राजयोग में है धारणा, ध्यान और समाधि। तो जब हम एक कंसंट्रेशन के लिए बैठेंगे, मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, या समाधि के लिए बैठेंगे, तो हो सकता है कि हमको घंटों बैठना पड़े, आधा घंटा बैठना पड़े। उसके लिए हमारा शरीर इतना ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए और लचीला होना चाहिए कि उसमें बैठने में हमको परेशानी नहीं हो। ना हो, ना हो।
तो मन में उठने वाले तरंगों को शांत करने के लिए हमें एक पोस्चर में बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत धारणा और ध्यान आता है। तो उसके लिए शरीर को तैयार करने के लिए हम लोग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि शरीर में अगर परेशानी होगी तो मेंटली आप कंसंट्रेट भी नहीं कर सकते हैं किसी चीज में। जी एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको सर्दी जुकाम है, तो आप बेहतर एग्जाम नहीं दे सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखें ताकि हम अपने मन से बेहतर काम ले सकें। तो हठ योग का बस इतना ही उद्देश्य है। तो आसन प्राणायाम का जो हम लोग अभ्यास करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और मन को के अंदर विचार नहीं उठे उसके लिए यम और नियम, ये जो पहला दोनों है यम और नियम, ये दो अभ्यास है। यम का मतलब होता है कुछ चीज जो जिससे हमें बचना है, और नियम का मतलब हो गया ऐसे कुछ चीज जिसका हमको पालन करना है। करना है। डू और डॉन, क्या करें और क्या नहीं ना करें, किस करें। चीज से बचे। तो क्यों नहीं करें? क्योंकि अगर वो काम हम करेंगे तो हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। बहुत ज्यादा, हाँ नहीं नहीं, अगर वो काम करेंगे तो मानसिक रूप से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। डिस्टर्ब रहेंगे जी। कमजोर नहीं, डिस्टर्ब रहेंगे, हमारा मन मानसिक रूप भटकता से, रहेगा। इसलिए उस काम से हमको बचना है। भटकना ही नहीं, जैसे मन में निगेटिव इमोशन आएगा, निगेटिव थॉट आएगा, है ना। तो उस निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट से बचने के लिए यम और नियम दो चीजों को बताया गया है। ये यम नियम की जानकारी ज्ञान योग के अंतर्गत आ जाता है कि किन किन चीजों को, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, मतलब झूठ से बचना है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। ये सारी चीजों से हम बचेंगे तो हमारे मन के अंदर उथल पुथल कम होगी, है ना। झूठ बोलने वाले को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है बिल्कुल, उसका झूठ हाँ, पकड़ा ना जाए। कि उसका झूठ पकड़ा मत जाए। उसे और याद पीछे याद बहुत इसलिए करना पड़ता है। बहुत याद करना पड़ता है किसे कब कहाँ झूठ बहुत याद बोले। करना, क्या झूठ कब बोले। कहाँ और झूठ बोले। सच बोलने वाले को कुछ भी याद रखने की जरूरत कोई ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। तो उसके दिमाग में कोई यहाँ उथल पुथल आएगी ही नहीं। दे हाँ, देखिए देश में कितने लोग हैं जो रोज देखिए कितनी चीजें याद करवाते हैं। हाँ, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी करना। तो ऐसे कुछ काम हैं जो जो हमको नहीं करना है, और नियम के अंदर आता है जो काम हमको करना है। जी जैसे शौच, शौच का मतलब होता है शुद्धि। शुद्धि का मतलब आं- आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों। तो हाँ। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, हम्म है ना, स्वाध्याय। तो ये सब यम नियम बनाए गए हैं निगेटिव थॉट, निगेटिव इमोशन पर कंट्रोल पाने के लिए, जिससे हमारे मन के अंदर किसी भी तरह का हलचल पैदा नहीं। तो जब हम ये हम्म काम करते हैं उसके बाद आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इन सब चीजों से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रत्याहार आएगा। अब प्रत्याहार के बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि, जो पूरी तरह से मानसिक अभ्यास है। अब सवाल उठता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि हठ योग का अभ्यास कब करें, कैसे करना चाहिए। जी हम्म देखिए, योग करने के लिए या आसन करने के लिए करना जरूरी है। कब करें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो बेस्ट है, इसमें दो राय नहीं है। जी लेकिन अगर हम सुबह नहीं कर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम करें ही नहीं। उससे तो अच्छा है कि आप रात में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी दोपहर को कीजिए। मुझे याद है जब पहली बार मैंने योगाभ्यास स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले के एक एपिसोड में बताया था कि मैं लेट राइजर, रात को देर से सोता हूँ हम्म। और सुबह देर से जगता हूँ। जी शुरू से रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे लिखने पढ़ने वाले काम होते हैं रात में होते हैं। जी तो जनरली मैं रात को और मॉर्निंग में उठ के मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं कभी नहीं कर पाया। तो मैं लेट से जगता था। तो जब मुझे याद है जब मैं एलएलबी का स्टूडेंट था,
और मैं योगाभ्यास स्टार्ट किया था 1992 में मैंने डिप्लोमा इन योगा का कोर्स ज्वाइन किया था। और उसके अंतर्गत जब योगाभ्यास मैंने स्टार्ट किया तो सुबह नहीं उठ पाता था। बहुत दिनों तक मैंने सोचा कि सुबह उठ के करेंगे, लेकिन टलते जाती थी, बात टलते जाती थी। तो फिर फाइनली मैंने दिन में 12-1 बजे योगा स्टार्ट किया। 10 बजे सो के उठता था, 12 बजे योगा करता था, उसके बाद खाना वाना खाता था। जैसे जैसे मेरा योगाभ्यास स्टार्ट हुआ, तब एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ये हुआ कि जो मैं पहली बार 12 साढ़े 12 बजे योगा स्टार्ट किया था, वो धीरे धीरे घटते 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 8 बजे आ गया। मतलब 8 बजे मैं योगा स्टार्ट। तो करना जब हम शुरू करेंगे तो फिर योग अपने आप बॉडी को उस लायक बना देता है, अपने आप सारा कुछ सेटल होने लगता है। और योग में ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए सॉरी, आसन में मैंने आसन का अभ्यास करना शुरू किया था। तो जब आसन करने से आपके अंदर चेंजेज आने लगते हैं बहुत जल्दी, इसलिए ये जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आसन जैसे स्टार्ट करते हैं तो कब करें, बस एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने हल्का फुल्का कुछ खाया है, नाश्ता वगैरह किया है, तो 2 घंटे बाद। अगर आपने खाना खाया हुआ है तो उसके 4 घंटे के बाद। बस इसी 2 बात का ध्यान रखना है। खाने के तुरंत बाद आपको आसन का योग में, अभ्यास आसन नहीं में। करना है। आसन अगर करना है तो खाना खाने के 4 घंटे के बाद, कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। हल्का फुल्का अगर आपने नाश्ता किया हुआ है तो आधे 2 घंटे के बाद, सॉरी 2 घंटे के बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। करना जरूरी है। जी आप दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, या मॉर्निंग में कर सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंगली एक समय निकाल लीजिए कि हमको ये आधे घंटे से 45 मिनट योगाभ्यास करना है, आसन का अभ्यास करना है, बस काफी है। यहाँ पर एक मेरा बार एक और जो अच्छा, एक मेरा चीज और एक सवाल इम्पोर्टेंट यहाँ, चीज हाँ बता हाँ। देते हैं। हम्म, आसन का सिलेक्शन बड़ी विचित्र बात होती है। लोग बोलते हैं कि हाँ, हमको ये प्रॉब्लम है, कौन आसन करे, जी हमको ये जी प्रॉब्लम है, हम्म कौन आसन करे। जी ये क्वेश्चन ही बड़ा अटपटा क्वेश्चन है। ये लोगों के दिमाग में क्या आता है कि जिस तरह से डॉक्टर लिख देता है कि अगर आपको फीवर है तो फिजियोथेरेपी, पैरासीटामोल खा ले। जी, नहीं नहीं, आसन को अगर आपको, फिजियोथेरेपी से ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर लिखता है कि अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, हम्म, अगर सर्दी जुकाम है तो आप एलर्जी की कोई दवा ले लीजिए। उस जी, हिसाब से लोग पूछते हैं कि हमको डायबिटीज है तो कौन आसन करे। कौन आसन नहीं करना होता है, आसन का सेट सब करना होता है। करते हैं। जी एक एक आसन हम्म करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आसन का सेट करना होगा। और जब आसन का सेट हम करेंगे तो उसमें चुनना पड़ेगा जी कि, क्योंकि 3 चीज होता है, 3 चीज को मिला के एक सेट बनता है। आसन, प्रति आसन, सहायक आसन, जी पोस्चर, एंटी पोस्चर और हेल्पिंग पोस्चर। ये 3 चीज मिलके एक सेट बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, तो अगर हम आगे झुकने की क्रिया करते हैं तो जी उसका एंटी पोस्चर होगा पीछे झुकने की क्रिया। जी हम्म आगे झुकने की क्रिया, पीछे झुकने की क्रिया, लेफ्ट में झुकने की क्रिया, राइट में झुकने की क्रिया, है ना। तो एक ये पोस्चर, एंटी पोस्चर। और सहायक आसन तो ट्विस्टिंग, स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करना, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना। जी तो जितने भी आसन बने हैं उसमें देखिएगा कि मैक्सिमम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी या तो आगे मुड़ेगी या या पीछे पीछे। मुड़ेगी, या साइड हम्म बेंडिंग होगा या ट्विस्टिंग, है ना, हम्म उसमें ऐंठन पड़ेगा, ताकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हम्म क्योंकि जब हम बैठेंगे ध्यान करने के लिए तो स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। तो और एक नर्वस चीज सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। एकदम नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारा अंतिम उसी पर पहुंचना है। हम्म और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो। ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से मतलब, कभी देखिएगा जब पोस्चर बनाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पैर से सर की तरफ होगा, कभी सिर से पैर की तरफ होगा, है ना, कभी सिर और पैर दोनों से लेके हमारे सेंटर की तरफ, पेट की तरफ होगा। तो ये 2 चीज, ब्लड सर्कुलेशन, स्पाइनल कॉर्ड का मूवमेंट, और इसको हम अगर श्वास के साथ मिला के करेंगे तब ये कंप्लीट हम्म पैकेज बनता है आसन का।
तो 3 सेट अगर करते हैं, 9 या 12 का सेट अगर बना लेते हैं, आसन, प्रत्यासन और सहायक आसन का, तब आपका कंप्लीट ये अभ्यास हो गया, जो आपके प्रत्येक वाइटल ऑर्गन, जितने भी बॉडी में ऑर्गन है, सबका प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगा और सबको हेल्दी कर देगा। उसमें पैंक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, चेस्ट है, लंग्स है ना, ये हम लोग का ईएनटी, इन सब के लिए उसमें बहुत सिस्टमेटिक अभ्यास बताया हुआ है। अगर वो अभ्यास करेंगे तो फिजिकली एकदम फिट हो जाएंगे, और फिजिकली अगर फिट हो जाते हैं तो फिर अगर हम आगे अभ्यास करते हैं तो मेंटली बहुत जल्दी आप ध्यान धारणा, ध्यान के अभ्यास तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, आसन इंपॉर्टेंट है। यम नियम नहीं भी करते हैं, आसन अगर स्टार्ट करते हैं तो यम नियम अपने आप फिर शुरू होना आ जाता है, मतलब वो अपने आप में शामिल होना शुरू कर देगा, शुरू हो जाता है। तो आसन और प्राणायाम इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अदरवाइज अगर आप फिजिकली बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राजयोग का भी अभ्यास कर सकते हैं।